अमेरिका कल और क्यों गिरा? 1000 पॉइंट गिरने जैसी कोई वजह थी क्या? पहले तो ये समझाइए। नहीं अनिल जी, वो जो सेंटिमेंट खराब हुआ है, देखिए सोना जब खुला कल 3.2% गिरा अमेरिका में, तो ये हो रहा है कि क्योंकि लिक्विडिटी निकाली जा रही है मार्जिन कॉल्स के चलते, ये कैरी ट्रेड पे, तो जहां बेच सकते हैं वहां बिक रहा है। दूसरा है कि बिग टेक जो अमेरिका में है, मैग्निफिसेंट सेवन, वहां मायूसी थोड़ी आई कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो पैसा लगाया जा रहा है वो 10 से 15 साल लगेंगे उस पे रीजनेबल रिटर्न आने में। तो मैनेजमेंट्स की जो कमेंट्रीज आई उससे मार्केट काफी मायूस हुआ, और एनवीडिया का जो नया चिप आने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। तो ये सब के चलते हम देख रहे हैं कि वो ग्रेट रोटेशन जो है बिग टेक्नोलॉजी से निकल के और जगह आ रहे हैं, वो चालू था। बट ये बहुत अहम बात है कि एनवीडिया जो 15% गिर रहा था एक टाइम पे, वो बंद होते होते 7% से नीचे के लेवल पे आ गया था। तो बाइंग है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की एक रिपोर्ट आई कल रात को कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं यूएस में, वो सब ये मैग्निफिसेंट सेवन खरीद रहे थे, और सेमीकंडक्टर ईटीएफ होते हैं लेवरेज, जो आपको 2 गुना 3 गुना रिटर्न देते हैं उस इंडेक्स के मूव पे, वो खरीद रहे थे, और वो ईटीएफ एक्चुअली पॉजिटिव में बंद हुआ कल अनिल जी। तो बाय ऑन डिप्स अभी भी आ रहा है, बट ये ज्यादा जो लिक्विडेशन देखा यूएस में वो मार्जिन कॉल्स और थोड़ा रिस्क ऑफ के कारण था। हाँ, हाँ। फंडामेंटल्स में कोई घबराहट नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और, अब कल जो सर्विसेज पीएमआई का डेटा आया अमेरिका में वो तो अच्छे थे, तो ये अमेरिका वालों को किस चीज से लग रहा है कि इकोनॉमी मंदी में जा रही? कोई मंदी का कोई ऐसा आपको नजर आता है, कोई डेटा, कोई आंकड़ा जिससे लगे कि हाँ अमेरिका में मंदी आने वाली? हाँ, देखिए लेबर मार्केट का जो आंकड़ा आया, और ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का गुरुवार को आया, और फिर शुक्रवार को जो 1,75,000 नौकरियों का उम्मीद है 1,14,000, इसके ऊपर मार्केट घुमा, और 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट पे। बट उसके बाद जो एनालिसिस निकल के आ रहा है अनिल जी, एक तो अप्रैल में जो रिवाइज नंबर था नौकरियों का 1,08,000 था। अब रिवाइज नंबर कोई देखता नहीं। जब पहला नंबर आया 1,65,000 का, वो लेके लोग अगले महीने चले गए। बट जब वो रिवाइज होके आया 1,08,000, जो कि जुलाई के नंबर से भी कम था, मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो ये था कि कैरी ट्रेड आ रहा था, जापानीज येन 10% बढ़ गया था डॉलर के अगेंस्ट, रिस्क ऑफ आ रहा था, और तीसरा ये मैग्निफिसेंट सेवन बिग टेक्नोलॉजी की मायूसी थी। ये सब मिलके बहाना लग गया कि भाई अमेरिकन इकोनॉमी डूब रही है। ऐसा कुछ नहीं है। 2.8% ग्रोथ है उनकी दूसरे तिमाही में। तीसरी तिमाही अटलांटा फेड निकालता है हर 3-4 दिन पे एक जीडीपी नाउ के जो जो चल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के बेसिस पे। जीडीपी नाउ अनिल जी 2.5% चल रहा है अभी इस तिमाही का। तो 2.5% ग्रोथ है। रिसेशन क्या होता है? जब 2 तिमाही कंसिक्यूटिवली आपका नेगेटिव इकोनॉमी ग्रोथ हो। अभी 2-2.5% इतना भारी भरकम इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखिए, एयरलाइन पैसेंजर बग्गा से साहब, तो लेके सवाल ये, क्रेडिट बग्गा कार्ड। साहब सवाल यही है कि अभी तक आपने हमेशा यही सिखाया कि जब तक है ना 2 तिमाही तक नेगेटिव ग्रोथ ना आए तब तक आप मानना मत, हम तो उसी को लेके बैठे थे। अब ये कहाँ से लेबर मार्केट के डेटा से मंदी आ गई, ये समझ ही नहीं आ रहा सर। ये ओवर रिएक्शन हो गया अनिल जी। ऑल टाइम हाइस पे क्या होता है हाँ, कि हाँ। कुछ भी खबर ऐसी आती है तो भाप निकलती है, और ये जापान से मार्जिन कॉल शुरू हुए, और फिर ये ओवर रिएक्शन हो गया, बहुत जबरदस्त ओवरसोल्ड हुए मार्केट। तो और आप देखिए ऑस्टिन गुल्सबी हैं शिकागो फेड के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने कहा कि मार्केट के ओवर रिएक्शन पे फेड रिएक्ट नहीं करता। कल मेरी डेली तो जो है सैन फ्रांसिस्को फेड की हेड, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेबर मार्केट थोड़ा वीक हुआ है, 1 महीने के आंकड़े हैं, और आगे देखेंगे, और फिर देखेंगे सितंबर में रेट कट तो करना है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमी गिर रही है।
तीसरी हाँ। बात, अब गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बहुत कोट हो रहा था। गोल्डमैन ने क्या कहा, 15% का जो प्रोबेबिलिटी था अगले 12 महीने में यूएस में रिसेशन का, वो 25% हम कर रहे हैं अगले 12 महीने में। अब वो देखी जाएगी अगले 2 क्वार्टर्स, तो बाइडन आने नहीं देंगे मंदी, उनको इलेक्शन जीतनी है डेमोक्रेट्स को, तो आप देखेंगे और स्टिमुलस और ये चलता रहेगा। फेड का रेट कट आएगा तो नेचुरल स्टिमुलस आना है, सितंबर में तो रेट कट आना ही है। तो ये सब चलते हुए ये जरूर है कि पिछले 2 साल के जो रिटर्न थे, ये 7-10 कंपनियां ही सारे रिटर्न दे रही थी, तो वहां से भाप निकली जरूर। वो अच्छा है, मार्केट को सुदृढ़ बनाने में अच्छा है, बट ये कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है अनिल जी, ना अमेरिकन इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी तो है ही ग्रोथ। हम कल रिलेटिवली 10,000 करोड़ बेचे भी एफआईएस ने, और ये तीसरी बारी हुआ है। जून 4 को, 23 जुलाई को भी बिकवाली थी, और आज कल फिर से 10,000 करोड़ डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया, 9,000 करोड़ से ज्यादा डीआईएस ने किया। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। और रेट कट जब आएंगे, अभी मनी मार्केट जो 5% दे रहा था, उनका लिक्विड फंड जो होता है वो 3.7 3.8 के करीब आ गया है, वो 3 के करीब आ जाएगा। जी। तब आप देखेंगे कि इंडिया का इक्विटी रिस्क प्रीमियम बिल्कुल। कितना चल रहा है। बगा साहब, टॉक ऑफ द टाउन यही चल रहा है कि फेड की तरफ से कोई इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में ब्याज दरें घटाने पर फैसला लिया जा सकता है। क्या इसकी संभावना आप देखते हैं, पहली बात। और इस सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि अगर इसे ऐसा होता है तो इसे मार्केट और इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव समझें या नेगेटिव। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर फेड ऐसा करके एकदम संकेत साफ दे देगा कि हाँ भाई, हमें डर लग रहा है, अब तो मंदी होने वाली, तो फिर हमें बाद में एक बार रिलीफ मिल जाए लेकिन मुसीबत बढ़ जाए। आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल सहमत हूं जो आपने दूसरी बात कही अनिल जी। अगर इमरजेंसी रेट कट कहते हैं, लोग सोचेंगे भाई क्या इनको दिख रहा है, और पोजीशन और भी खराब है जो हम देख रहे हैं, और सेल ऑफ आ जाएगा। तो इमरजेंसी रेट कट की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोविड का टाइम है या बहुत बड़ा कुछ ग्लोबल इवेंट हुआ है, तभी वो इमरजेंसी में आते कि ये एंटिसिपेटेड नहीं था और इसलिए हम काट रहे हैं। ये सब तो एंटिसिपेटेड है, वो देख रहे हैं, और डेली उनके पास डेटा जा रहा है, और बिल्कुल इमरजेंसी वो नहीं करेंगे। दूसरी बात, मार्केट कैसे देखेगा? मार्केट नेगेटिव लेगा। अगर आज रेट कट आ जाता है और मार्केट गिरेगा कि प्रॉब्लम है। तीसरा, करेंगे क्या फेड? एक तो जैसे गोल्ड्सबी और डेली ने बातचीत की, वो पहले मार्केट को सांत्वना देंगे कि ये हमारी सोच है, आप घबराइए नहीं, ओवर रिएक्शन मत करिए। दूसरा, वो लिक्विडिटी डालेंगे मार्केट में, तो पीछे से जरूर इनकी बात चल रही है। आज सवेरे भी दीप बता रहे थे ओपनिंग शो में, बैंक ऑफ जापान और जापान के फाइनेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अलग नहीं हो सकती फिस्कल पॉलिसी से और देश के हित से। तो जरूर आज बात हुई होगी कि लिक्विडिटी कैसे डाली जाए सिस्टम के अंदर, क्योंकि रिटेलर्स जापान में बहुत फंसे हैं। $30 बिलियन का मार्जिन था आउटस्टैंडिंग पिछले हफ्ते, और वो अनवाइंड हुआ है क्योंकि 24-25% आपका मार्केट गिर गया। तो आप सोचिए रिटेलर्स को कितना नुकसान हुआ है जापान में। वही इशू था जो पैसे निकले, और जब लॉसेस एक जगह हो रहे होते हैं, आपको मार्जिन कॉल मीट करना है, आप देखते हैं कहाँ पैसे बन रहे हैं। चलो, सोना 15% अप है साल का, बेचो। बिटकॉइन अप है, बेचो। कोरिया अप है, बेचो। ताइवान सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट था, उसको 8.5% गिरा दिया। ऐसा नहीं कि चाइना और ताइवान का सबको पता नहीं, वो डिस्काउंटेड है उस मार्केट के इक्विटी रिस्क प्रीमियम में, और फिर भी आपने 8.5% क्यों गिराया मार्केट? एक तो मंदी, दूसरा कि कहां से पैसे निकाले जाएं, प्रॉफिट बुकिंग करो, जो भारत में भी कल हुआ। 10,000 करोड़ एफआईज बेच के गए। भारत उल्टा पैसा आना चाहिए कि अगर कोई शांत मार्केट है, अच्छी ग्रोथ का स्टेबल मार्केट, तो वो भारत आपको प्रदान कर रहा है। आप निकाल रहे हैं क्योंकि आपके मार्जिन कॉल या लिक्विडिटी कॉल्स कहीं पे आए हैं। ओके बगा साहब, अब बड़ा सवाल, जो सुबह सुबह उठे हम और उठते ही एकदम से देखा ये तो जापान 10% ऊपर है। जो सब सोए थे लोग, जो सो पाए, जिनको नींद आई, उनको तो ये लगा कल फिर से जापान गिरेगा, जो 1000 पॉइंट अमेरिका को देख के। लेकिन ये ऊपर हो गया, एकदम खुल गया। अच्छा, जापान ऊपर खुला तो उसके पीछे पीछे सब चल पड़े, बोले चलो ये मजबूत, हम भी मजबूत।
क्यों जापान मजबूत हुआ, पहले ये समझाइए। नहीं अनिल जी, ये जो मार्जिन कॉल्स थे उनका सफाया होना था। हमें लगा कि 2-3 दिन लगेगा ये वर्कआउट होने में। $30 बिलियन का आउटस्टैंडिंग था ऑन मार्जिन रिटेलर्स का, तो हो सकता है काफ़ी बड़ा उसमें से एक पार्ट हो गया हो। दूसरा, ये जो टेक्निकल वाले हमारे मास्टर सब बता पाएंगे, बट यही समझ आ रही थी कि बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे मार्केट। तीसरा, अगर आप देखें, मुझे लगता है थोड़ा हस्तक्षेप आया करेंसी के तरफ से बैंक ऑफ जापान में। आज 1% अप था येन, और वो येन जो 10% डाउन था, सॉरी, येन डॉलर के मुकाबले। जो येन अप्रिशिएट हुआ डॉलर के साथ, 162 163 के लेवल से 142 पे आ गया। वो ज़्यादा अहम बात थी ये कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग में। जो 10 से 25 पैसे इंटरेस्ट रेट आया, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था। और कब से बैंक ऑफ जापान बोल रहा था कि हम रेट बढ़ाएंगे, साथ में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी कर रहे थे, तो ये सब पता था। जो नहीं दिख रहा था कि एकदम से एक इम्पैक्ट आता जा रहा था। 15 दिन से येन स्ट्रांग हो रहा था, बट एक लेवल रीच किया जहां लॉसेस इतने आने लग गए कि लोगों ने पैसा वापस बुलाने लग गए। जो सबसे बड़ा ट्रेड इस साल का था, शॉर्ट जापानीज येन बिग अमेरिकन बिग टेक, वो लॉन्ग अमेरिकन बिग टेक, वो चल रहा था बहुत अच्छे। अमेरिकन बिग टेक गिरने लगा, ट्रिगर आ गया। जापानीज येन यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा था, आपको और पैसे लौटाने पड़ रहे थे। दोनों तरफ से जब ये ट्रेड अनवाइंड हुआ, आपने देखा बहुत डिसऑर्डरली हो गया। यही अभी निष्कर्ष निकल रहा है, और 2-3 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी अनिल जी, इसकी पुष्टि हो जाएगी। अब ये जो मार्केट बड़ा है, स्थायी तौर पे है कि नहीं कहना मुश्किल है। इतना नहीं बढ़ा है। 24% जो 11 जुलाई से गिरा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये वापस उसको ले लेगा। और जब लौट के आना पड़ेगा तो परसेंटेज वाइज कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा इसको ग्रोथ। तो यही होता है, हर बारी के सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर मार्केट जाते हैं, दीवारें फांद के जाते हैं, और जब गिरते हैं तो एलिवेटर से आते हैं, हाई स्पीड एलिवेटर से नीचे आ जाते हैं। 2 दिन में सारे साल का रिटर्न निकाल लेते हैं। तो यही अभी हो रहा है। कितना और संकट है, लेवरेज कम है बाजारों में, लेवरेज इतना नहीं है। दूसरा, साइडलाइंस पे पैसा है। तीसरा, ब्रह्मास्त्र है, फेड बैठा हुआ है, रेट कट करेगा, जो स्टिमुलस डालेगा मार्केट्स में। चौथा, यूएस का इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं है। लेबर मार्केट में नई नौकरियां आनी ज़रूर हुआ है, बट वो लग रहा है कि जुलाई का सीजनैलिटी इफेक्ट था, बनिस्बत इसके कि एकदम से यूएस मार्केट या यूएस इकोनॉमी में एक ठहराव आ रहा है। तो ये सब इश्यूज हैं, बट सेंटिमेंट कितना बिगड़ा है ये अभी देखना पड़ेगा। 2-3 दिन ये मार्केट थोड़ा ठीक चल जाए, तब आप कह सकते हैं ये वाला संकट